मरा, वह दोनों मर गए। खरबों की प्रॉपर्टी रह गई। अब उस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तहवील में है। ये दोनों चले गए। यही है दुनिया, जहां अल्लाह रसूल को छोड़ के जहां दुनिया होगी वहां कत्ल होगा, फितना होगा, फसाद होगा, वहां भाई भाई आपस में लड़ेगा, वहां जलजला आएगा, वहां समाज में आग लगेगी, शादी के मौके पर कत्ल होगा, वहां शादी के बाद तलाक होगी, फितना होगा। खूब मस्तियां तुमने की, डीजे बजवाया, आलिम मना करते रहे नहीं माना, खूब जबरदस्त कीमती कार्ड छपवाया, गरीब एक पैसे की दवाई के लिए मरता रहा, मगर 200 रुपए का कीमती कार्ड छपा। जो मैं छपाया हूं पूरे शहर में कोई नहीं छपवा सकता है। जैसा डेकोरेशन मैंने किया है अपनी बेटी की शादी में, ऐसा कोई नहीं करेगा। जितने हजार लोगों को मैंने खिलाया है उतना कोई नहीं खिलाया। मैं बड़ा हमारी प्रॉपर्टी बेचवा दी, हमारे चेहरे को काला कर दिया, और हमने इज्जतों के हुसूल में अल्लाह रसूल को नाराज किया, आलिमों से दुश्मनी मोल ले ली। मौलाना चुपचाप रहो, जो होता है होने दो, जो मैं कर रहा हूं, ये हराम, ये हलाल, ये हराम, ये हलाल, कितना करता रहेगा? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम हलाल और हराम कह रहा है। मस्तियां हो गई। 80 साल की बुढ़िया नाचने लगी, जिसके टखने में दर्द है, जिसके घुटने में दर्द है, मगर क्या करे, मजबूर है कि फिल्मों की शादी में बुढ़िया नाचती है, वहां दादी नाचती है, वहां नानी नाचती है, वहां डीजे बजता है। चाहे दिल का मरीज मर जाए, उसका सीना फट जाए, उसका ब्रेन हेमरेज हो जाए, मगर चलेगा, डीजे चलेगा, बुढ़िया नाचेंगी, दौलतों के अंबार खर्च किए जाएंगे, और साथ खाना 40 आइटम का है और 2 आइटम खाना है, बाकी सबको फेंक देना है। गरीब मर रहे हैं भूख से, यहाँ गटर पे सारा सामान, मिठाई, सेब, संतरा, अनार और जूस के पैकेट सब बर्बाद हो रहे हैं। लोग कहते हैं गरीबी हिंदुस्तान में, कौन बोला गरीबी है? मुंह नोच लेंगे उसका, कौन बोला गरीबी है? जरा नेताओं की बेटी की शादी में देख ले, कितने कितने लाख रुपए के सामान बर्बाद होते हैं। मालदारों की बेटी की शादी में देख ले, कितने लाखों का माल बर्बाद होता है। करोड़पति की बेटी की शादी को देख ले, कितने लाखों रुपए गटर में डाले जाते हैं। एक लुकमा खाना है, बाकी सारा माल फेंक देना है, सिर्फ इसलिए कि मोच मेरी ऊंची रहे। उसके यहाँ 40 आइटम का खाना था, इन्होंने 110 आइटम का खाना दिया, चाहे सारे पैसे पानी में जाए। और 10 साल के बाद जब अल्लाह पकड़ता है, जब कारोबार ठप होता है, या दौड़ के आलिम के पास आते हैं। 5 महीने के बाद जब बेटी को तलाक होती है, आलिम के पास दौड़ के आते हैं। 5 साल के बाद जब जवान बेटा का एक्सीडेंट होता है, तब यहाँ दौड़ के आते हैं। 10 साल के बाद जब कारोबार ठप होता है, 50 तावीज के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला छूट देता है। यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। जितने पैसे तेरे पास हैं मस्ती में खर्च कर, आलिम को गाली दे, खूब नाच, खूब कूद, खूब शादी में पैसे बर्बाद कर, बर्थडे पार्टी मना। मुसलमान है, शर्म नहीं आती? यहूद और नसारा के कल्चर पे अमल करना है। बेटा बोला, मेरा साथी उमेश है, उसका कल बर्थडे था, उन्होंने केक काटा है, ये बाप है, ये बोलता हाँ मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बर्थडे मनाऊंगा। ये भी दुकान से केक लाता है, ये भी दुकान से केक लाता है, उस केक को तलवार से काटता है। नहीं, मेरा बेटा मायूस नहीं रहेगा। यहूदी का कल्चर है तो क्या हुआ, बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी, केक काटा जाएगा। मुसलमान हो के यहूदियों की नकल, मुसलमान हो के नसारा की नकल, मुसलमान हो के मुशरिकों की नकल, यानी उनकी शादी में बैंड बजा है, यहाँ भी बजेगा। अल्लाह छूट देता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है, सेहत छीनता है, दौलत छीनता है, उसका रिश्ता टूटता है, तब ये सीना पीटता है, आलिमों के पास दौड़ता है, अजमेर दौड़ता है, कभी बगदाद दौड़ता है, बरेली शरीफ दौड़ता है, आस्थाने पे दौड़ता है, मगर अल्लाह नहीं सुनता है। उसे तबाह करके बता देता है कि तुमने बहुत मस्तियां की हैं, मैंने 10 साल छोड़ दिए, मैंने 20 साल छोड़ दी, मैंने 30 साल छोड़ दिया, लेकिन अब जब अल्लाह ने पकड़ा है उसको, ये बिल्कुल हर तरफ बेसहारा महसूस कर रहा है। अल्लाह उसे तड़पा के बता देता है कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैंने झूठ दिया था, तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह घमंड तोड़ के बता देता है तू कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है। नहीं देखा तुमने 2 साल पहले हिंदुस्तान के हालात कैसे थे? हिंदुस्तान में एक शख्स बोल रहा था, तुम्हारा तुमको भगा दूंगा, तुमको यहाँ से मिटा दूंगा, तुमको यहाँ से जला दूंगा। लोग बोल रहे हैं क्या मतलब? मतलब है कि तुम्हें यहाँ डिटेंशन कैंप में डाल दूंगा, तुम्हें फला जगह डाल दूंगा। मारने की बात, काटने की बात, धारने की बातें हो रही है, इस तरह की सारी बातें हो रही है। बैठ जाए, बैठ जाए। नारे रिसालत हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब की जनरेटर शरीफ।
शरीफ, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला जन्नत शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। माशाअल्लाह। आप सब बैठ जाएं, बैठ जाएं। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, ये उलमाए कराम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। उनके एहतराम में उलमाए कराम खड़े होंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। नेताजी भी, हमारे बरक़ साहब भी आ गए, और हमारे मुफ्ती आज़म मुरादाबाद भी आ गए। और फिर एक पीर साहब की कमी थी, हमारे सैयद साहब क़िबला में तशरीफ ले आए। बस एक कमी सैयद साहब की थी, वो कमी पूरी हो गई। अब बैठ जाएं, सब गौर से सुने मेरी बात। एक कमी थी सैयद साहब की, वो कमी पूरी हो गई। हमारे मुफ्ती आज़म संभल मौजूद है, मुफ्ती आज़म मुरादाबाद मौजूद है, हमारे बरक़ साहब बैठे हुए हैं। मुझको तो इनको जब मैं देखता हूँ तो मुझ जैसे जवानों का सीना हिल जाता है। मैंने पूछा कि मैंने मुरादाबाद में 2 घंटे की मेरी तकरीर हुई, पूरी तकरीर बरक़ साहब ने बैठ करके सुनी। और कोई नेता हिंदुस्तान का 2 घंटे की तकरीर नहीं सुनता है। मुसलमान तो सुनता ही नहीं है, गैर मुस्लिम तो 10 मिनट सुन भी लेते हैं, मुसलमान का बच्चा नहीं सुनता है। मुसलमान का बेटा मुखिया बन जाए तो सोचता है कि मैं जो हूँ कोई नहीं है। मुसलमान का बेटा विधायक MLA हो जाए तो सोचता मैं जो हूँ वो कोई नहीं है। मुसलमान का बेटा MP हो जाए तो सोचता मैं जो हूँ वो कोई नहीं है। इनकी बोली बदल जाती है, इनका लिबास बदल जाता है, इनके जीने का स्टाइल बदल जाता है। मगर कोई बताए कि हमारे बरक़ साहब की टोपी बदली हो, इनकी शेरवानी बदली हो, इनकी पंजाबी बदली हो, इनका कुर्ता बदला हो, इनका पायजामा बदला हो। आपके बीच जैसे हैं ऐसे ही ये पार्लियामेंट में भी रहते हैं, वहां भी सर पे टोपी रहती है। जब मोदी जी को यह हक हासिल है कि मैं बगैर टोपी के रहूं, और कोई टोपी पहना तो नहीं, ये मेरा मामूल है, मैं नहीं पहनता, तो इन्हें भी हक हासिल है कि मैं पार्लियामेंट में टोपी पहन के जाऊं, मैं दाढ़ी लेके जाऊं। नहीं बदले, मगर दूसरे बच्चे मेरे बदल जाते हैं। मैं कहता हूं पंडित जी से सबक हासिल कर। जो उत्तर प्रदेश का पंडित जी है, वो पंडित जी जब वो गोरखनाथ धाम में वहां पुजारी था, उस वक्त भी बगैर सिली हुई लुंगी, वही जाफरानी कलर का हाफ कुर्ता। और जब वो MP बन के दिल्ली गया तो बदला नहीं कि पहले पुजारी था और अब MP हो गया, अब मैं पैंट शर्ट दोनों सूट बूट लगाऊं। नहीं, वही लुंगी रही, वही हाफ कुर्ता रहा। अब फिर वहां से जब उत्तर प्रदेश का मुखिया बना तो आज भी देखा उसको, वही कुर्ता है, वही लुंगी है। मैंने बरेली के स्टेज से कहा था तो ठीक है, वो RSS का आदमी है, वो अपनी तहरीक में मजबूत है, वो अपनी तंजीम के लिए काम कर रहा है, वो उनका अपना एक तरीका है जीने का, खाने पीने पहनने का। तो ना कोई मनसब उसके कपड़े को बदला, ना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उसके कपड़े को बदल पाई। तो तुम उससे सबक हासिल कर कि तू आम आदमी रहता है तो आलिम के करीब रहता है, थोड़ा माल मिला आलिम से दूर, मदरसे से दूर, खानकाहों से दूर, पीरों से दूर, इस्लामी लिबास से दूर। और तेरा दोस्त काफिर मुशरिक, तेरा खाना पीना शराब है, तेरा रहना सहना होटलबाजी है। तू बदल गया, वो पंडित जी नहीं बदला। तो पंडित जी से सबक हासिल कर ले। जब वो सांसद था तो भी नहीं बदला लिबास, और जब मुखिया रहा उत्तर प्रदेश का तो भी नहीं बदला। तो तू भी कसम खा ले उसको देखकर, मैं करीब रहूंगा तो भी मुसलमान रहूंगा, विधायक रहूंगा तो भी मुसलमान रहूंगा, सांसद रहूंगा तो भी मुसलमान रहूंगा। न मेरा लिबास बदलेगा, न मेरा कल्चर बदलेगा। दौलत बढ़ती जाए, मजहब में उसकी वाबस्तगी बढ़ती चली जाए, वो मनसब बढ़ता जाए, मजहबी हमदर्दी बढ़ती चली जाए। अगर तेरा बच्चा इसी तरह की फिक्र में जीता रहा, ना उसका लिबास बदले, ना सोच बदले, ना उसकी थिंकिंग बदले, ना उसके जीने का अंदाज बदले, यहां तक कि मनसब बढ़ता जाए, सुन्नतों पे अमल बढ़ता चला जाए, तो याद रखना यहां कामयाबियां कदम चूमेंगी। और जब मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में जगह मिलती चली जाएगी, दुनिया दोनों जहान की आफियत मिलेगी। तो काफिरों को देखकर तुम उससे निगेटिव मत ले, वहां से अपना पॉजिटिव पहलू ले, उनसे सबक हासिल कर। फिल्म के ये एक्टर अजान के खिलाफ बोल रहे हैं, फिल्म के एक्टर मदरसे के खिलाफ बोल रहे हैं, फिल्म के एक्टर हमारी औरतों के पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं। और तुम उनके पठान फिल्म को तुम उसको इतना नवाज रहा है कि एक दिन में कई हजार करोड़ का वो कारोबार कर वो फिल्म कर रही है। जो फिल्म का नाचने वाला अजान के खिलाफ बयान देता है, जो फिल्म में नाचने वाली हमारी माँ बहन बेटी के पर्दे के खिलाफ बयान देती है, और तुम उसको अपने पैसों से नवाज कर उसकी फिल्मों को हाई लेवल की फिल्म तू बना रहा है। अगर गैरत सीने में मौजूद है और तू मुसलमान का बच्चा मुसलमान है तो तेरे अंदर आग लगनी चाहिए। मैं कसम खाता हूँ, तू मेरी अजान के खिलाफ बोलता है, अब मैं तेरा गाना नहीं सुनूंगा, तेरी फिल्में नहीं देखूंगा। तू हमारी माँ बहन बेटी को भी सीने में आग लगनी
करनी चाहिए। तू हमारे पर्दे के खिलाफ बोलती है, अब मैं तेरा जींस टच नहीं करूंगी, मैं तेरा टी शर्ट नहीं पहनूंगी, मैं तेरी तरह चप्पल नहीं पहनूंगी, मैं तेरे गाने नहीं गाऊंगी, मैं तेरी फिल्में नहीं देखूंगी। जिस दिन तुमने ऐसा कदम उठाया, फिल्म इंडस्ट्रीज में ताले लग जाएंगे और तुम्हारे घरों में जब सुन्नतों की बहार आएगी तो मस्जिद भी तेरी, मदरसा भी तेरा, खानका भी तेरी, हिंदुस्तान भी तेरा, अमेरिका भी तेरा, हॉलैंड भी तेरा, चाइना भी तेरा, जापान भी तेरा। वादा है मुस्तफा का गुलाम बन जा, जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया यहां मिलेगी, खिलाफत यहां मिलेगी, बादशाहत यहां मिलेगी, दोनों जहान की नेमतें तेरा इस्तेमाल करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। दिल मर चुका है, दिमाग मर चुका है, वो मुझको गाली दे रहा है, मैं उसकी फिल्मों को चमका रहा हूँ, मैं उसके खाने को परवान चढ़ा रहा हूँ, मैं उनके लिबास को अपने घर घर में दाखिल कर रहा हूँ। वो तो इंडस्ट्रीज ऐसी है ही, जिसको जूता चमकाना हो वह हीरो के पाँव में पहना देता है, हीरो पहन के स्टेज पर आ गया, अब फिर 50 करोड़ जूते उसके 5 दिन में बिक जाते हैं। यानी कारोबार को चमकाने का शानदार जरिया है वह फिल्मी पर्दा, जिस पर्दे पे वो एक्टर को पैसे देकर एडवर्टीजमेंट करवाता है। और ये लाखों पागल हैं जो उनकी पैरवी में, ये एक्टर अमिताभ तो बनेंगे नहीं, मगर ये अपना पैसा खर्च करके 5000 का जूता खरीद लिया। ये सलमान खान तो बनेंगे नहीं, अलबत्ता उनकी नकल करके जोकर बन गया। उसी तरह हमारे बच्चे जो उनकी तरह जोकर बन गए, ये MP SP तो बना नहीं, ये DM तो बना नहीं, ये दारोगा तो बना नहीं, ये इंजीनियर तो बना नहीं। हमने सारी दुनिया को बताया था नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। आज अमेरिका जिसका वजूद 500 साल पहले नहीं था, मगर आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह, नासा सबसे बड़ा तहकीकी इदारा अमेरिका के पास, हवाई जहाज जैसी चीजें अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने दुनिया को दी है। वो घिसा पिटा समंदर के किनारे वाला मुल्क आज दुनिया का बाताज बादशाह बना हुआ है। उनसे पूछा जाए हु मेड दिस, किसने ऐसा बनाया, जवाब होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। खूब ज़मीनें खरीद, खूब हल चला और अपने बेटे को चरवाहा बना दे, अपने बेटे को काश्तकार बना दे, अपने बेटे को विलीजर बना दे, अपने बेटे को देहाती बना दे, वह देहाती ही रहेगा। 1000 एकड़ जमीन अगर है, अगर उसके पास इल्म नहीं है, वह है काश्तकार है, वह खेती बाड़ी करने वाला है, वह हल जोतने वाला चरवाहा है। और अगर कोई हरिजन का बेटा स्कूल का मास्टर बन गया है, नहीं है जमीन मगर वह गवर्नमेंट जॉब में है, वह सर्विसमैन है, वह मास्टर साहब है, मास्टर जी इधर आइए, डॉक्टर साहब इधर आइए, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, तुझको क्या बोला जाएगा, चरवाहा इधर आइए, गाय चराने वाला इधर आइए, बैल गाय दूने वाला इधर आइए, खेती करने वाला इधर आइए। न पहनने का ठिकाना है, न साहब न खाने का ठिकाना है, न अत्र और कस्तूरी लगाने का ठिकाना है। इसलिए कहा गया इल्म ताकत का नाम है। हमने दुनिया को बताया इल्म ताकत है और हम जमीन के पीछे लग गए, और हम साहब खेती बाड़ी के पीछे लग गए, अब जमीन को बढ़ाने के पीछे लग गए, अपने बेटों को चरवाहा बना दिया, अपने बेटों को फार्मर बना दिया, अपने बेटों को विलेजर बना दिया, अपने बेटे को रस्टिक बना दिया। अमेरिका से पूछे टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह क्यों, किसने बनाया, बोलेगा इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। चाइना जापान 500 साल पहले बुद्धिस्टों का छोटा सा मुल्क था, लेकिन आज चाइना का माल अमेरिका की मंडी में, चाइना का माल सऊदी अरब में, चाइना का माल हिंदुस्तान की हर मंडी में। चाइना 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 वो साहब वहां से हुआंग सिटी से, वहां से कोरोना में कीड़ा भी देता है और उसके माल में कोई कमी नहीं आ रही है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में अरफात की छतरी मेड इन चाइना, यहाँ तक कि लाठी मेड इन चाइना, सारी चीजें मेड इन चाइना की। उससे पूछा जाए किसने ताकतवर बनाया, इससे पहले 500 साल पहले यहाँ के लोग गरीब थे, ताने ताने को तरस रहे थे, और आज दुनिया का मालदार तरीन मुल्क, सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। जवाब मिलेगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। जापान पे अमेरिका ने एटम बम गिराया, हिरोशिमा तबाह हो गया, नागासाकी तबाह हो गया। यह दोनों महानगर राजधानी जैसे शहर को अमेरिका ने तबाह किया। जापान ने घुटने टेका, हार तस्लीम कर ली, उसके बाद यू टर्न लिया, कसम खा लिया अब मैं जंग नहीं करूंगा, जंग में नहीं कूदूंगा, बच्चे बच्चे को पढ़ाऊंगा, हर घर स्कूल में बदल जाएगा, हर घर फैक्ट्री में बदलेगा। उन्होंने कहा अमेरिका तू ही बड़ा रहा, तू तेरी बड़ाई मैंने मान लिया, तू बड़ा है। और फिर उसके बाद यह यू टर्न ले
लेके अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हर घर में फैक्ट्री। आज जापान का माल अमेरिका की मंडियों में सबसे ज्यादा कीमती और मजबूत माल माना जाता है। जापान के यहाँ पूरी दुनिया की करेंसी जाती है, वो सबसे मालदार मुल्क बन गया। किसने मुल्क मालदार बनाया? जिस पर 70 साल पहले जिस शहर को जला दिया गया हो, आज वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, मालदार शहर कैसे बना? जवाब मिलेगा, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म ताकत का नाम है, शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। हिंदुस्तान में आज से 300 साल पहले न जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, न बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, न दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, न बंबई यूनिवर्सिटी थी। ये सारी यूनिवर्सिटी 300 साल के अंदर की कहानी है। 300 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, न मेडिकल कॉलेज था, न ITI कॉलेज था। ये सब 300 साल के अंदर, 100 साल के अंदर की सारी कहानियां हैं। हिंदुस्तान किसों पटों गरीबों का मुल्क माना जाता था, लेकिन आज हिंदुस्तान का इंजीनियर गल्फ में, हिंदुस्तान का इंजीनियर अमेरिका में, हिंदुस्तान का इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा पूरी दुनिया में राज कर रहा है। यहाँ के लोग मेहनती होते हैं। जैसे लोग कहते हैं आजकल हिंदुस्तान में जितने भी DM बन रहे हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे बिहार के होते हैं। बिहार के बच्चे, किसी ने बोला बरेली का DIG बिहार का, वहां का DM बिहार का। आखिर क्यों? मैंने कहा हाँ, बिहार में थोड़ी गुर्बत है। वहां के बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, पसीना बहा के पढ़ते हैं, 10-10 किलोमीटर दूर पैदल चल के पढ़ते हैं। जहां मेहनत होगी वहीं इल्म आएगा। आप भी मेहनत करें, आपके बच्चे IAS बनेंगे तो हिंदुस्तान आज IAS का मुल्क है, ITI डिग्री होल्डर का मुल्क है, इंजीनियर का मुल्क है। 300 साल पहले कुछ नहीं था। जहां दौलत नहीं रहती वहां मेहनत होती है। सऊदी अरब के लोग, वहां पेट्रोल का चश्मा निकला है, वहां डीजल का चश्मा निकला है। वह चपरासी से लेकर के इंजीनियर तक सारे लोग हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। और जो बड़ा इंजीनियर है वो अमेरिका का, कुआं उनका है, कब्जा अमेरिका का है, चश्मा उनका है, कब्जा हिंदुस्तान पाकिस्तान के इंजीनियर का है। क्योंकि जहां दौलतों का भंडार निकलता है वहां लोग कामचोर हो जाते हैं, अय्याश हो जाते हैं। उसे सोना है, खाना है, गाड़ी चलाना है। सारे हिंदुस्तानी वहां दौड़ रहे हैं। कार चलाएं, कार पोछें, झाड़ू लगाएं, सब्जी बाजार से लाएं, खाना बना के दें, बेटी को स्कूल पहुंचाएं, बीवी को स्कूल पहुंचाएं, और इनको फैक्ट्री पहुंचाएं। ये सारे लोग ये रहे। बावर्ची यहाँ का रहे। ये हिंदी मिस्कीन वहां कमाता 1000 रियाल और हिंदुस्तान हो जाते हैं इसके 40,000 रुपए। ये मस्त रहता है। वहां के लोग बोलते 40,000 दे तो दिया तुम्हारा, मगर मैं तो बादशाह बन के हूं। अब वह लोग गाड़ी तक नहीं चला सकते, गाड़ी के ड्राइवर बनते हैं वह लोग, मगर फैक्ट्री नहीं चला सकते। जहां गुर्बत होती है वहां मेहनत करते हैं। जहां माल का भंडार आ जाता है लोग कमजोर बन जाते हैं। आज हिंदुस्तानी वहां के मुकाबले में गरीब है, इसीलिए मेहनती है। इनकी पूछ अमेरिका में है, यहाँ के इंजीनियर की पूछ गल्फ में है। तो सुनिए गौर से, हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान इंजीनियर का मुल्क कहलाता है। किसने इसे ताकतवर बनाया? मेरे पास इल्म है, मैं ऑस्ट्रेलिया में कमाता हूँ, वहां से वहां कमा के लाता हूँ, तब शानदार घर बनाता हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, मैं गल्फ नहीं जाता, पैसे नहीं कमाता, तो मेरी कार कहां से आती, मेरा घर कहां से आता, मेरी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कहां से बनती, बड़े बड़े मॉल कहां से बनते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल, जिस मॉल का मालिक केरला का है, जिन्होंने कतर में, दुबई में, अम्मान में, उन सारे गल्फ कंट्रीज में उन्होंने अपना मॉल का एक ब्रांच खोला है। उसी के एक ब्रांच यहाँ है। कई हजार करोड़ रुपए से उन्होंने जो मॉल बनाया है, ये मजदूर बन के नहीं जाता, वहां मेहनत नहीं करता, उन्होंने अपने आप को मजबूत नहीं करता। तो हिंदुस्तान में लुलु जैसा मॉल हिंदुस्तानियों को कैसे मिलता? मेहनत शर्त है, लगन शर्त है, जुनून की हद तक पढ़ना लिखना और अपना एक एम बना के उस एम के हुसूल के लिए मेहनतें करना शर्त है। कमजोर आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, ना अच्छा खतीब बनेगा, ना अच्छा मुदर्रिस बनेगा, ना अच्छा इमाम बनेगा। चलो नौकरी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो मोबाइल की दुकान कर लेंगे। चलो आलिम बन गए, नौकरी मिल गई, नहीं मिली तो मुअज्जिन बन जाएंगे, ट्यूशन पढ़ा लेंगे। वह कभी भी एक अच्छा आलिम नहीं बन पाएगा। अच्छा आलिम बनने के लिए जुनून चाहिए। अच्छा आलिम बनने के लिए तालिब इल्मी के जमाने में फिक्र ना करे कि मैं कल क्या खाऊंगा, मैं कल नौकरी मिलेगी कि ना मिलेगी। वो आज अपना मनसब मकसद बना ले, आज का सबक याद करके सुनाना है। कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो फिर नौकरी के बारे में क्या सोचना। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलती है। इसीलिए चलो कौन मेहनत से सबक याद करेगा, ठीक है, पगड़ी लपेट लेंगे, जाके कोई काम कर लेंगे, दिल्ली में फैक्ट्री में रह जाएंगे। तो फैक्ट्री में रह जाने की सोच बनाने वाला वो कैसे कामयाब मुदर्रिस होगा?
वह कैसे बुखारी पढ़ाएगा, वह कैसे मुल्ला हसन पढ़ाएगा, वह कैसे शदामी पढ़ाएगा। ये नहीं पढ़ाएगा वो जो तालिब इल्मी के जमाने में 12 घंटे स्टडी करेगा, क्लास में कभी नागा नहीं करेगा, अपना चैप्टर कभी वो सबक याद किए बगैर नहीं रहेगा, खारजी किताबों को पढ़ेगा, नौकरी की परवाह नहीं। आज मुझको सबक याद करके सुनाना है, मुझे अच्छा मुदर्रिस बनना है, अच्छा मुफस्सिर बनना है, अच्छा खतीब बनना है, मुझको नौकरी IAS ऑफिसर बनना है, मुझको इंजीनियर बनना है। उसके बना ना बना तो ये काम कर लेंगे। ये काम चोर कभी बड़ा मनसब को नहीं पहुंच पाएगा। जुनून की हद तक चाहे तो इंजीनियर बनो या इसी इंजीनियर की तैयारी में मर जाओ, चाहे मैं IAS ऑफिसर बनो या तैयारी करते करते मर जाओ। ये जुनून जहां होगा IAS बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, अच्छा डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही जुनून हमें सरकारे दो जहां की मुकद्दस जिंदगी से मिल रहा है। हुजूर के सामने आया था, इस्लाम की तबलीग छोड़ दे, मक्के का सरदार आपको हम मान लेते हैं, इस्लाम की तबलीग छोड़ दे, आपको खूबसूरत जिस बेटी से निकाह करना चाहे मक्का की हसीन तरीन खातून आपके निकाह में डाल देंगे। अगर आपको सोने चांदी के ढेर का शौक है, हम सारे मक्का के कबीले वाले सोने चांदी का ढेर आपके पांव में लगा देते हैं। अगर आप पर कोई जादू टोने का असर है, दुनिया का बड़ा से बड़ा आमिल तलाश करके मैं आपके इलाज के लिए मैं प्रयास करूंगा। आप हमारे बुतों को गाली देना छोड़ दें, इस्लाम की तबलीग छोड़ दें। सरकार दो जहां ने क्या कहा था? चाचा जान आप इनकी बातें सुन के नर्वस हो गए, कह दें इनसे या दाहिने हाथ में सूरज बाएं हाथ में चांद ला के दे दे और कहें कि इस्लाम की तबलीग से रुक जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। या तो इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा या इसी तबलीग की राह में मोहम्मद की जान चली जाएगी। यही वह जुमला था मुस्तफा का। इस्लाम घर घर पहुंच के रहेगा, हर मुल्क में जाके रहेगा। हुजूर ने गालियां सुनी, हुजूर ने पत्थरों की मार सही, हुजूर की पीठ अक़दस पर ऊंट की उजवी डाली गई, सरकारे दो जहां के कत्ल का प्लान बनाया गया। हुजूर खुद पर मक्का की जमीन तंग कर दी गई, सरकार मक्का छोड़ के मदीना आ गए, मगर 1 इंच इस्लाम की तबलीग से पीछे नहीं हटे। आप हिजरत करके वतन छोड़ दिया, आपने मार खा ली, आप अपना वतन छोड़ के मदीना आ गए, मैदान बद्र में गए, मैदान ओहद में गए, सब कुछ सहा, 1 इंच इस्लाम की तबलीग से बैक नहीं हुए तो अल्लाह ने कामयाबी ऐसी दे दी कि ऊंट की उजवी डालने वाला गुलाम बन के खड़ा है, कत्ल का प्लान बनाने वाला नौकर बन के खड़ा है। हर घर में इस्लाम पहुंच गया। मक्का के सारे दुश्मन कलमा पढ़ के गुलाम बन के हाजिर है। अरब पे अजम पे मुस्तफा का कब्जा, यमन पे रूम पे मुस्तफा का कब्जा, ईरान पे स्पेन पे मुस्तफा के गुलाम का कब्जा। हुजूर अकेले थे मोहम्मद अरबी, लेकिन आज 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद कमर, मोहम्मद हसन, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अकेला था। आज 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है जो मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटाने को तैयार है। यह इस बात की दलील है कि मुस्तफा के नाम का गिराफ कभी नीचा नहीं हुआ बल्कि हमेशा बढ़ता चला गया और कभी नीचा नहीं होगा। एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा सवाल है और यह क़यामत तक होता रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक। आज 200 करोड़ है, तुम घबराओ मत। ना हिंदुस्तान का कोई लुच्चा मुस्तफा का नाम घटा पाएगा, ना यहाँ का कोई बंदर मुस्तफा का नाम घटा पाएगा, ना अमेरिका का कोई जालिम हुजूर की अजमत को घटा पाएगा। अल्लाह ने नबी का जिक्र बुलंद किया है, अभी सब्र कर, तू भी नबी के तरीके पे अमल कर, इस्लाम का जुनून बसा ले। या तो मैं सजदा करूंगा या फिर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। सजदा करूंगा, इल्म हासिल करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, इस्लाम के लिए जीऊंगा, मजहब के लिए मरूंगा। ये जुनून पैदा कर ले तो फिर ये तुम्हें काट नहीं पाएंगे, पका नहीं पाएंगे। आज 200 करोड़ है, अगर तुमने सब्र किया, नबी की गुलामी की, तो आने वाले 50 साल के बाद 500 करोड़ लोग होंगे जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा सवाल है। हुजूर की जिंदगी हमारे लिए मीनारे नूर है, हमारे लिए लाइट का मजमुआ है। आप भी अपनी जिंदगी में जब भी बिजनेस करें, जब भी बच्चे हमारे पढ़े लिखें, यह न बोले कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ IAS नहीं बना जाएगा, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, अब्बा यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, बेटे को 2 तमाचा मारे। बंदर, तुमको किसने बोला कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है? हिंदुओं का
मुल्क है, मुसलमानों का भी मुल्क है, सिखों का भी मुल्क है, जो लोग हिंदुस्तानी हैं सबका मुल्क है। ये तुम नर्वस कैसे हो गए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है? आबादी उनकी ज्यादा है मगर तुम्हारी भी कुर्बानियां हैं, तुम भी यहाँ रहते हो, तुम्हारे बाप दादा 1200 साल से यहाँ रहते हैं। यहाँ पूरे हिंदुस्तान को सजाने संवारने में 1000 साल तक शासन करके हिंदुस्तान को मुहस्सब बनाने में, हिंदुस्तान को डिसिप्लिन बनाने में हमारे आबा अजदाद का रोल रहा है। अगर यकीन नहीं आए तो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया आता है, वह कोई दूसरा घर देखने नहीं जाता है, वह ताजमहल देखने जाता है। दुनिया का अजूबा, किस कदर नक्काशी है, कौन आर्किटेक्ट था, कौन इसका इंजीनियर था, किसने नक्काशी की। उस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो ताजमहल का इंजीनियर कहां से आया? अमेरिका का प्रेसिडेंट शौचालय देखने नहीं जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट वह किचन देखने नहीं जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट वह रसोई गैस देखने नहीं जाता है, वहां का प्रेसिडेंट ताजमहल देखने आता है, लाल किला देखने आता है, कुतुब मीनार देखने आता है, आगरा का किला देखने आता है। ये आगरा का किला किसकी यादगार, ताजमहल किसकी यादगार, कुतुब मीनार किसकी यादगार, ये साहब तो ये लाल किला किसकी यादगार, जामा मस्जिद किसकी यादगार? इंजीनियर कौन था? इसी मदरसे का पढ़ा हुआ इंजीनियर था जो लाल किला का नक्शा दिया, जो ताजमहल का नक्शा दिया, जो कुतुब मीनार का नक्शा दिया, जो जामा मस्जिद दिल्ली का नक्शा दिया। पहले कोई कॉलेज ही नहीं था तो इंजीनियर कहां से आता? यही वह मदरसा था जो कुतुब भी पैदा करता था और ताजमहल का इंजीनियर भी पैदा करता था, जो जामा मस्जिद दिल्ली का इंजीनियर पैदा करता था। ये रोशन तारीख इसकी रही है। अपने बच्चों को बताते हैं कि कभी इस तरह के जुमले मत बोलना। हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है, उसका भी है, मेरा भी है, जो भी हिंदुस्तानी है सबका है। मैं तो अक्सर कहता हूं ये नेता से ज्यादा देशभक्त हमारे आलिम, हमारे मौलाना है। ये नेताजी अमेरिका से घूम के आते हैं तो अमेरिका की तारीफ करते हैं, क्या वहां की बिल्डिंग, क्या वहां का मॉल, क्या वहां का व्हाइट हाउस, क्या वहां की सड़कें। मगर हम जब अमेरिका से घूम के आते हैं तो क्या बोलते हैं? अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां है, हिंदुस्तान की सड़ी हुई सड़कें हैं। अमेरिका से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, चाइना से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, जापान से बेहतर हिंदुस्तान हमारा। ये नेता जब आता है घूमकर मलेशिया, सिंगापुर से, बोलता है क्या वहां रेलवे स्टेशन है, वहां स्टेशन पे कालीन बिछे है। मैं क्या बोलता हूं? कालीन बिछे हो, उनके पास पैसा है, उनकी आबादी छोटी है, उनका मुल्क छोटा है, पैसे की फरावानी है, स्टेशन पे कालीन बिछा दिया, ठीक है, अच्छी बात है। मगर मेरे मुल्क की सड़ी हुई सड़कें वहां के कालीन से बेहतर है, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, जर्रे जर्रे से प्यार है। मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहां तक कि पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल है इसकी यह गुलशता हमारा। अभी भी तुम बोलेगा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, नहीं बोलेगा तुम। यहाँ मुकाबला सख्त है, मुकाबला जब सख्त हो मेहनत बढ़ा दे, ताकत बढ़ा दे, एनर्जी बढ़ा दे। नहीं तुमने देखा इसी 10 साल के अंदर में कश्मीर का शाह फैसल IAS में टॉप किया। नहीं देखा वो ब्राह्मण का बेटा है, राजपूत का बेटा है, कि हरिजन का बेटा है, किसी मुसलमान फैमिली में पैदा होने वाला है। अगर यहाँ मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती तो शाह फैसल कैसे IAS में टॉप करता? इस साल 40 बच्चे मुसलमानों के IAS बने। मौलाना शाहिद मिसबाही, तुम खाएगा पिएगा तो कैसे DM बनेगा? मौलाना शाहिद मिसबाही अशरफिया में पढ़ा, फिर वहां से निकल के दिल्ली गया, कोचिंग सेंटर में तैयारी की, कॉलेज से ग्रेजुएशन उन्होंने किया, IAS में बैठा, उन्होंने कामयाबी हासिल की। और IAS का जो हिंदुस्तान का सबसे टफ कंपटीशन है उसको निकाला, दिमाग जलाया, 15-15 घंटे स्टडी की उन्होंने, मदरसे के जमाने से लेकर के IAS की तैयारी तक। आज वह बिहार के समस्तीपुर में कमिश्नर बना हुआ है। यानी मदरसे का तालिब इल्म, वो मेहनत किया, दिमाग जलाया, नहीं देखा सर पे कैसी टोपी है, नहीं देखा पांव में कैसी चप्पल है, नहीं देखा बदन पे कैसा कपड़ा है। पढ़ने के जमाने में नहीं देखा जाता है, पढ़ने के जमाने में टोपी कैसी है, चप्पल कैसी है, घड़ी कैसी है, कपड़ा कैसा है, उसमें परेश है कि नहीं है, उस दाल पतली है, रोटी मोटी है, चावल मोटा है, नहीं, बल्कि एक आदमी मजनू की तरह चावल मिले तो खा ले, सूखी रोटी मिले तो खा ले, पतली दाल मिले तो खा ले, चप्पल जैसे मिले तो पहन ले, जहां पैसा मिले कुरान खानी में उससे किताब खरीद ले, सिलेबस की 5 किताबें, खारजी 50 किताब खरीद ले, तब अरबी मजबूत होगी, तब उर्दू
मजबूत होगी, तब अंग्रेजी मजबूत होगी, तब जीके मजबूत होगा। ये सिलेबस की जो 5 किताबें हैं, तुमने पढ़ लिया, मिजान पढ़ लिया, नाहमीर तुमने पढ़ ली, तुमने पढ़ लिया, तुमने साहब अरबिया तुमने पढ़ लिया, इससे क्या मिलेगा? इससे पर ग्रामर मजबूत होगा। खारजी किताब पढ़, इस्लाम की बुनियादी तारीख पढ़, सीरत का मुताला कर और खारजी किताबों का मुताला कर। एक के सब्जेक्ट में 25 किताबें पढ़, तब जबान मजबूत होगी। या 20 साल पढ़ने के बाद एक जुमला लोग अरबी नहीं बोल पाते हैं, एक जुमला उर्दू नहीं लिख पाते हैं, उर्दू का इमला दुरुस्त नहीं है, बन गए मुफ्ती साहब, अब दारुल इफ्ता में बैठे हैं, बच्चों की तरह उर्दू लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि तालिब इल्मी के जमाने में मेहनत नहीं की गई, प्रैक्टिस नहीं की गई। 5 किताबों के लिए 25 किताब पढ़। ताजुल शरिया के बारे में आया है, ताजुल शरिया अपने घर से निकल के मस्जिद जाते थे तो हाथ में किताब होती थी, जमात में ताखीर हुई किताब पढ़ना शुरू कर देते थे, कभी कभी रास्ता चलते किताब पढ़ते थे। 3 साल तक वो अलजामतुल अज़हर मिस्र में पढ़े। दरियाए नील तारीखी नदी है, जैसे हिंदुस्तान में गंगा जमुना कावेरी और कावेरी कृष्णा नदी है, उसी दरियाए नील इस्लामी तारीख की जबरदस्त नदी। उस नदी के किनारे है मदरसा, कभी नदी देखने नहीं गए। दूसरे बच्चे सबसे पहले कोहे तूर जाते हैं, इमाम शाफी के मजार पे जाते हैं, दरियाए नील देखने जाते हैं। ताजुल शरिया 3 साल में सिर्फ किताब को देखा, हॉस्टल दर क्लासरूम, हॉस्टल दर सगा और नजर सिर्फ किताब पे है। तब न एक हिंदुस्तानी अरब अजम का जो केंद्र है काहिरा में अलजामतुल अज़हर, जहां कई लाख बच्चे अरब के और अजम के पढ़ते हैं, एक अजमी अरब के बच्चों में मकाम इम्तियाज हासिल कर लिया। नहीं देखा नील, सिर्फ किताब देखा, लाखों बच्चों में मकाम इम्तियाज हासिल कर लिया।